हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। मैं जितेंद्र सैनी, आपका बायोलॉजी टीचर। क्लास 12 की बायोलॉजी हम पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 9 एंजाइम के बारे में हम बात कर रहे थे। उसके पार्ट फर्स्ट में हमने एंजाइमों के मुख्य प्रकार, किस प्रकार के एंजाइम होते हैं, एंजाइम की क्या क्या प्रकृति होती है, उसके बारे में देखा था। इसकी संरचना भी पढ़ी थी एंजाइम की, कि एंजाइम की संरचना किस प्रकार से निर्भर करती है, कौन सी संरचना किस एंजाइम के लिए होती है और एंजाइम मुख्य रूप से किससे बने होते हैं। आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और पार्ट 2 में अपना क्या रहेगा, आज का मुख्य उद्देश्य, आज का मुख्य अपना पार्ट रहेगा वो रहेगा एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। अब कुछ ऐसे कारक होते हैं जो एंजाइम की क्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। किस प्रकार, मैं यह कहूं कि कोई भी एक एंजाइम है, इस एंजाइम को आपको प्रभावित करना है। प्रभावित कैसे, कि एंजाइम काम क्या करता है, आपको पता है कि एंजाइम या तो किसी रिएक्शंस की रेट यानी कि दर को बढ़ाता है, या उसी की क्या करता है कि उसके अंदर होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर होने वाली अंतर्विधित घटनाएं हैं उनके अंदर बदलाव करता है। तो ये जो मुख्य कार्य है इसका, यह इसको प्रभाव किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, इसको कैसे हम प्रभावित कर सकते हैं, ये कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, उसके बारे में अपने को पढ़ना है। तो पहला मैं कारक आपको बताता हूं कि एंजाइम को पहला जो कारक प्रभावित करता है वो होता है तापमान। कौन सा? तापमान, टेम्परेचर। मुख्य रूप से जो प्रभावित करता है वो कैसे, कि टेम्परेचर। कैसे टेम्परेचर प्रभावित करता है देखिएगा, क्योंकि अपने को क्या पता है, अपने को पता था कि सभी प्रकार के जो एंजाइम थे, सभी प्रकार के जो एंजाइम थे वो सभी एंजाइम किससे मिलकर बने थे, वो सभी एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने थे। सभी प्रोटीन एंजाइम थे। हमने एक बात भी कही थी कि सभी प्रकार के एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं ये कोई जरूरी नहीं है। तो क्या होता है कि तापमान कैसे प्रभावित करता है, कि एंजाइम की फिक्स तापमान पर, यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर हम एवरेज निकालें तो इस एवरेज के अंतर्गत तापमान, इस तापमान के अंतर्गत जो एंजाइम होता है वो अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। नॉर्मल सी बात समझने की बात कीजिए। लेकिन जब कभी भी तापमान इससे भी ज्यादा हो जाए, यानी कि 40-50 के आसपास हो जाए, इससे 10-15 सेंटीग्रेड ज्यादा हो जाए, तो जैसे जैसे, मुख्य रूप से बात करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी और बहुत अधिक तापमान पर रिएक्शन क्या हो जाती है, अभिक्रिया की बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है, रुक जाती है। ये इसका मुख्य है कि तापमान बढ़ता है तो तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, अभिक्रिया की दर कम होगी, अभिक्रिया। तो मुख्य रूप से एंजाइम की जो प्रभावित करने वाला कारक हो गया तापमान। तो अब देखते हैं कि अपनी जो है आरबीएससी की टेक्स्ट बुक है, इसके बारे में क्या कहती है। आरबीएससी की टेक्स्ट बुक ये कहती है कि मुख्य प्रकार के जब अनुकूल तापमान मिलता है तो अनुकूल तापमान के दौरान ही क्या होता है कि मुख्य रूप से अभिक्रियाओं के अंदर एंजाइम काम करते हैं। जैसे ही उसके प्रतिकूल तापमान मिलेगा तो एंजाइम की रिएक्शन की रेट हो जाती है, वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। ये और धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो अभिक्रिया पूरी रुक जाएगी और बहुत कम टेम्परेचर होने पर भी अभिक्रिया में क्या नहीं होता है, रिएक्शन के अंदर घटक का या उत्पाद या रिजल्ट का नहीं मिलता है। 35 डिग्री से अधिक तापमान होने पर तो वैसे भी क्या हो जाता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रिएक्शंस बहुत कम होते हैं, स्लो हो जाती है। ठीक है। दूसरा कौन सा कारक होता है, देखो दूसरा कारक है अपने एंजाइम को प्रभावित करने वाला है वो है पीएच। कौन सा है, पीएच। यानी कि जो पीएच का मान होता है वो किस प्रकार से अभिक्रियाओं को प्रभावित करता है। तो देखिएगा साथियों, पीएच का मान किस प्रकार करता है। अपने को पता है कि सभी प्रकार के पीएच मान के अंदर क्या होता है कि नॉर्मल सा अभिक्रियाएं होती है, लेकिन क्या होता है कि सभी एंजाइम माध्यम की जो पीएच होती है ना, सभी प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वो माध्यम की पीएच होती है ना, माध्यम की पीएच के प्रति क्या होते हैं, अति संवेदनशील होते हैं। माध्यम की पीएच के प्रति क्या रहते हैं, अति संवेदनशील होते हैं, अति संवेदनशील होते हैं। सभी प्रकार के एंजाइम माध्यम की पीएच के प्रति क्या होते हैं, अति संवेदनशील होते हैं। अब माध्यम की पीएच के प्रति अति संवेदनशील होते हैं तो क्या होता है कि जो प्रत्येक एंजाइम होता है ना, प्रत्येक एंजाइम एक विशेष अनुकूल पीएच मान पर भी क्या करता है, कार्य करता है। विशेष, उसके लिए अनुकूल विशेष। तो
विशेष अनुकूल पीएच मान पर, विशेष अनुकूल पीएच मान पर ही कार्य करता है। अब अपने को पता होना चाहिए कि अधिकतम एंजाइम क्या होता है कि 5 से लेकर मुख्य रूप से 7.5 पीएच के मध्य, 5 से लेकर 7.5 के मध्य क्या होता है, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। अधिकांश पीएच इसके दक्षता पूर्वक काम कर लेते हैं इसके अंदर। अब इसमें अधिकता या कमता होने पर क्या होता है कि पीएच का मान में बढ़ोतरी या कमी होने पर क्या होता है कि अभिक्रिया प्रभावित हो जाती है एंजाइम के रूप में, यानी कि एंजाइम क्या कर लेता है, प्रभावित हो जाता है, अभिक्रिया की रेट डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये मुख्य कारक था पीएच का। चलिए पीएच का देख लेते हैं। क्या कहता है कि सभी प्रकार के एंजाइम एक प्रकार के विशेष माध्यम के लिए अति संवेदनशील होते हैं। अब इनकी बात करते हैं, प्रत्येक एंजाइम एक सक्रिय अनुकूल के लिए, सक्रिय अनुकूल पीएच के लिए क्या होता है, कार्य करता है, उसी में काम करता है। अगर उससे सक्रिय अनुकूल पीएच नहीं मिले तो क्या होगा कि एंजाइम की रेट कम हो जाएगी या घट जाएगी। पीएच मान में कमी अथवा अधिकतम एंजाइम की क्रियाशीलता को कम करती। हमें यह भी पता होना चाहिए कि पीएच का मान अगर बढ़े या पीएच का मान घटे तो भी रिएक्शंस क्या होगी, प्रभावित होती है। तीसरा है, देखो अपना टॉपिक है वो है प्रभावित करने वाला कारक है क्रिया कारकों की सांद्रता। क्या होती है, क्रिया कारकों की सांद्रता। अब क्रिया कारकों की सांद्रता किस प्रकार से, नॉर्मल सी बात है कि क्रिया कारकों की सांद्रता निम्न अलग अलग प्रकार की चीजों पर निर्भर करती है। श्रेष्ठतम हो सकती है, अधिकतम हो सकती है, सांद्रता पर निर्भर कर सकती है, आयतन पर निर्भर करती है। तो तीसरा जो प्रभावित करने वाला कार्य है वो है क्रियाकारों की सांद्रता। क्रियाकारों की सांद्रता। क्रियाकारों की सांद्रता की मैं बात करूं तो क्रियाकारों की सांद्रता कैसे कि हमें पता है कि सभी प्रकार के जो एंजाइम की जो गतिविधियां होती है वो क्रियाकारकों पर निर्भर करती है। जिस प्रकार क्रियाकारकों की सांद्रता अधिक, कम, आयतन में कमी, रिएक्शन की बेस, अणु की सतह पर अणु के क्रियाकार के स्थानों का बदलना और मुख्य रूप से जो अधिकतम क्रिया की गति स्थिर करना, यह सभी क्या करता है, उसको प्रभावित करता है। तो मुख्य रूप से क्रियाकारकों की जो सांद्रता होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगला अपना है एंजाइम की सांद्रता। एंजाइम की जो खुद की सांद्रता होती है, चौथा पॉइंट लिखते हैं, एंजाइम की सांद्रता। एंजाइम की जो खुद की सांद्रता होती है वो भी क्या करती है कि इसको प्रभावित करती है, क्योंकि आपने को पता है कि क्रियाकारक के उपयुक्त सांद्रता के रहते हैं एंजाइम की अभिक्रिया के प्रति क्या होता है, एंजाइम की सांद्रता भी अनुक्रमानुपात होती है। यानी कि क्रियाकारकों की सांद्रता, क्रियाकारकों की सांद्रता और एंजाइम अभिक्रिया के प्रति जो सांद्रता पाई जाती है वो क्या होती है, उपयुक्त सांद्रता के समानुपाती होती है, समान अनुपात में होती है एंजाइम की सांद्रता। ठीक है, तो मुख्य रूप से देखते हैं कि एंजाइम सांद्रता के बढ़ने पर अभिक्रिया की गति धीरे धीरे बढ़ती है और एंजाइम की सांद्रता पर घटने पर अभिक्रिया की गति क्या होती है, कम हो जाती है। सांद्रता की सीमाकारी प्रभाव के कारण किसी एक बिंदु पर रुककर स्थिर हो जाती है तथा एंजाइम सांद्रता बढ़ने के साथ साथ क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ने पर भी अभिक्रिया की गति बढ़ती है, यानी कि दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। पांचवा और है अंतिम उत्पाद की सांद्रता, वो भी बहुत प्रभावित करती है अंतिम उत्पाद की सांद्रता। अंतिम उत्पाद की सांद्रता। अंतिम उत्पाद की सांद्रता किस प्रकार कि आपने को पता होना चाहिए कि सभी प्रकार के जो उत्पाद होते हैं, कैसे कि अंतिम उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के कारण क्या होता है, एंजाइम उत्प्रेरित किए जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही एंजाइम उत्प्रेरित होंगे तो उत्पाद की सांद्रता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ये मंदता बढ़ते बढ़ते यानी कि कमी होते होते क्या होती है कि साम्य अवस्था पर क्रिया बिल्कुल शून्य कर देती है और साम्य अवस्था पर पश्चात क्रिया विपरीत दिशा में प्रारंभ हो जाती है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतिम उत्पाद की सांद्रता भी एंजाइम क्रिया को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। और एंजाइम निरोधक एवं विष, अपने को ये इंपॉर्टेंट चीज होनी पता होनी चाहिए कि एंजाइम निरोधक एवं विष कैसे है। एंजाइम निरोधक एवं विष, इसके बारे में हमने पार्ट फर्स्ट में भी बात की थी। एंजाइम निरोधक एवं विष कैसे कि कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की गति को या वेग को कम करने का कार्य करते हैं। वे पदार्थ जो एंजाइम में उत्प्रेरण क्षमता को कम कर देते हैं एंजाइम निरोधक कहते हैं। ये हमें पता था, पहले भी हमने बात की है। निरोधक सामान्यतः एंजाइम के सक्रिय स्थलों के सहयोग करके उन्हें निष्क्रिय करने में काम करते हैं। सक्रिय स्थल जो एंजाइम का
सक्रिय स्थल रहेगा जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का कार्य करता है उसमें। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो होता है देखो प्रतिस्पर्धी निरोधक और होता है अप्रतिस्पर्धी। प्रतिस्पर्धी क्या होता है? प्रतिस्पर्धी मतलब कि ऐसे निरोधक पदार्थों की संरचना क्रियाधार अणुओं से मिलती जुलती होती है, उसे बोलते हैं प्रतिस्पर्धी। और अप्रतिस्पर्धी इस प्रकार निरोधक स्थायी रूप से एंजाइम के अणुओं से जुड़कर उसमें संरचनात्मक परिवर्तन लाते हैं, अनेक प्रकार की दृष्टिगत परिवर्तन लाते हैं, उस प्रकार कहते हैं प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी। प्रतिस्पर्धी बताया आपको कि मेलानिन अम्ल सिक्सिनिन अम्ल का प्रतिस्पर्धी निरोधक है, मेलानिन और सिक्सिनिन अम्ल। और अप्रतिस्पर्धी में आपको पता है कि Ag+ आयंस है, साइनाइड श्वसन क्रिया में साइटोकिनिन के साथ कार्य करता है, इस प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार हमने जो मुख्य टॉपिक था एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, उसके कारकों के बारे में, ये थ्योरेटिकल टॉपिक था, इतना कोई समझाने वाली इसमें बात नहीं की। आपको याद रखना है तापमान है, पीएच है, क्रिया कारकों की सांद्रता है, एंजाइम की सांद्रता है, अंतिम उत्पाद की सांद्रता, एंजाइम निरोधक एवं इस प्रकार की चीजें एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में आती है। आगे हम मुख्य रूप से बात करेंगे एंजाइम की जो क्रियाविधि है या एंजाइम क्रिया की जो विधियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसान भी है। चलिए देखते हैं, अपना अगला टॉपिक है एंजाइम क्रिया की विधि। अपना अगला टॉपिक है इसी चैप्टर का, वो है एंजाइम क्रिया की विधि। एंजाइम क्रिया की विधि। एंजाइम क्रिया की विधि कैसे कि एंजाइम की जो प्रक्रिया होती है वो किन किन विधियों पर कार्य करती है, मुख्य रूप से किस प्रकार की विधियां पाई जाती है एंजाइम क्रिया में। तो अपने को एक चीज पता होना चाहिए कि जो सभी प्रकार के एंजाइम होते हैं उन सभी प्रकार के एंजाइमों की जो कार्य प्रणाली होती है वो मुख्य रूप से हम बात करें तो समस्त एंजाइमों की जो कार्य प्रणाली होती है वो एंजाइम को अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाधारों या क्रिया कारकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। किसके निर्भर? अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाधारों की प्रकृति पर निर्भर करती है। क्रियाधारों की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, सभी प्रकार के क्रियाधारों की प्रकृति पर निर्भर करती है। लेकिन एंजाइम अभिक्रिया की हम बात करें तो एंजाइम अभिक्रिया का आरंभन व अभिक्रिया की दर एंजाइम क्रियाधार जटिल के बनने व, यानी कि देखो क्या बात कर रहे हैं, एंजाइम क्रिया का आरंभन और एंजाइम क्रिया की दर। एंजाइम क्रिया का आरंभन एंड अभिक्रिया की दर एंड अभिक्रिया की दर। एंजाइम क्रिया का आरंभन तथा अभिक्रिया की दर एंजाइम क्रियाधार जटिल, एंजाइम क्रियाधार जटिल के बनने किसके ऊपर निर्भर करेगी? एंजाइम क्रियाधार जटिल, यानी कि एंजाइम क्रिया का आरंभन, एंजाइम अभिक्रिया जो अभिक्रिया हो रही है उसकी दर किसके ऊपर निर्भर करती है? एंजाइम क्रियाधार जटिल के बनने व अभिक्रिया के प्रारंभ होने के लिए आवश्यक सक्रिय ऊर्जा में कमी। अभिक्रिया के आरंभ होने पर आवश्यक जो सक्रिय ऊर्जा होती है, आवश्यक सक्रिय ऊर्जा में कमी, आवश्यक सक्रिय ऊर्जा में कमी होने पर, यानी कि आवश्यक सक्रिय ऊर्जा में कमी करने पर क्या होती है? संबंधित होती है। अपने को यही चीजें पढ़नी है, किस प्रकार की विधियां पाई जाती है और किस प्रकार की होती है। तो मुख्य रूप से हम बात करें एंजाइमों की कार्य प्रणाली को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। पहला है एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण। क्या है? पहला है एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण। एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण। पहली है एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण और दूसरी है सक्रिय ऊर्जा में कमी। तो पहले हम देखेंगे एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण। अब ये क्या कहता है? देखो एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण ये कहता है कि सभी प्रकार के एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं में सबसे पहले एंजाइम क्रियाधारों से मिलकर एक अस्थायी यौगिक बनाते हैं। क्या? सभी प्रकार के जो क्रियाधार से मिलकर, ये क्रियाधार
अब क्रियाधारों से कौन मिलेंगे? क्रियाधारों से मिलते हैं एंजाइम। क्रियाधार से मिलकर क्या बनाते हैं? एक अस्थायी यौगिक बनाते हैं। एंजाइम क्रियाधार जटिल जो क्या होता है? अस्थायी। अस्थायी एंजाइम क्रियाधार, अस्थायी एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण करता है। सभी प्रकार के एंजाइम अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाधारों से मिलकर अस्थायी एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण करते हैं, जिसे एंजाइम क्रियाधार जटिल या संकुल हम कहते हैं। क्या होता है ये एंजाइम क्रियाधार या जटिल या संकुल? ये एंजाइम क्रियाधार जटिल आगे चलकर वापस तोड़ता है एंजाइम और उत्पाद के रूप में। आगे चल क्या आता है? ये संकुल विघटित होकर, जैसे कि एंजाइम क्रियाधार संकुल, ये आगे चलकर क्या होगा? ये आगे विघटित होगा, क्या बनाएगा? एंजाइम प्लस उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है? एंजाइम प्लस उत्पाद बनाता है। क्रियाधार प्लस एंजाइम क्या बनाए? अस्थायी एंजाइम क्रियाधार जटिल बनाता है। फिर एंजाइम क्रियाधार जो संकुल बनता है, एंजाइम क्रियाधार संकुल बनता है, ये विघटित होकर एंजाइम प्लस उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है, ये एंजाइम क्रियाधार जटिल इस प्रकार की प्रक्रिया में चलता रहता है। अब इसके एंजाइम की जो क्रियाविधि को हम समझते हैं, उसमें क्या होता है मुख्य रूप से कि इसमें अनेक प्रकार के सिद्धांतों को हम समझते हैं। अनेक प्रकार के कौन कौन से सिद्धांत अपने को पता होना चाहिए कि जो प्रत्येक एंजाइम होता है उसके अंदर एक विशेष प्रकार का स्थल होता है जहां से एंजाइम जुड़ते हैं, इसे बोलते हैं सक्रिय स्थल। हमने बात की है, तो सक्रिय स्थल में क्या होता है? सक्रिय स्थल में मुख्य प्रकार के एंजाइम अपने क्रियाधार से जुड़ते हैं और उसके साथ एक संयोजन बैठाता है, जिसमें क्या होता है? अभिक्रिया की गति बढ़ती है। चलिए इसमें आगे से अपने को क्या कहती है उसके बारे में देखते हैं कि प्रत्येक एंजाइम की जो लंबाई, इसकी सतह पर एक विशेष प्रकार के क्या पाया जाता है? स्थल पाया जाता है। विशेष प्रकार के स्थल पाए जाएंगे प्रत्येक एंजाइम की सतह के ऊपर, जहां पर क्रियाकारक जुड़ते हैं। इन स्थलों को हम क्या बोलते हैं? सक्रिय स्थल कहते हैं। ये हमने बात पहले भी कर चुके हैं। एंजाइम में सक्रिय स्थल इतने पास पास होते हैं फिर कि क्रियाधार जहां जुड़कर आसानी से क्रिया कर सकते हैं। एंजाइम में सक्रिय स्थल बहुत ही पास पास होते हैं, जिससे क्या होता है? क्रियाधार आसानी से जुड़कर आसानी से अपने आसपास क्रिया कर सकते हैं और वे क्रियाधारों के मध्य एक नए बंध बनाते हैं। नए बंधों के साथ क्या होता है? उत्पाद व एंजाइम का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है कि एंजाइम क्रियाधार संकुल बन जाता है। और एंजाइम क्रियाधार संकुल बनने को हम मुख्य प्रकार से निम्न दो सिद्धांतों से समझ सकते हैं। अब दो सिद्धांत कौन कौन से हैं? वो दोनों सिद्धांतों को आप आवश्यक रूप से नोट कीजिएगा। एक तो है अपना ताला चाबी सिद्धांत या ताला कुंजी सिद्धांत, ताला कुंजी सिद्धांत, और दूसरा मुख्य रूप से होता है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। कौन सा होता है? प्रेरित आसंजन सिद्धांत। इन दो सिद्धांतों द्वारा हम मुख्य प्रकार के जो ये टॉपिक है एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण, इसको समझ सकते हैं। तो चलिए आते हुए देखते हैं इसको। ताला कुंजी सिद्धांत या प्रेरित आसंजन सिद्धांत क्या होता है, किस प्रकार होता है? एंजाइम क्रियाधार जटिल के निर्माण को आगे हम डायग्राम द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। अपना जो अगला इसी का टॉपिक है उसमें हम सिद्धांतों की बात कर रहे थे, और जो अपना पहला सिद्धांत है वो है ताला कुंजी सिद्धांत। कौन सा है? ताला कुंजी सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहता है? नाम से ही अपने को स्पष्ट हो रहा है कि ताला कुंजी सिद्धांत का मतलब क्या है। तो ताला कुंजी का सिद्धांत मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर कोई ताला है, लॉक है, उसको उसी की या चाबी द्वारा ही खोला जा सकता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी ये सिद्धांत एमिल फिशर ने दिया था और इसमें कहा था कि एक ताला उसी की चाबी से खोला जा सकता है। तो उसी प्रकार विशेष प्रकार की क्रियाधार ही एंजाइम की अभिक्रिया के सक्रिय स्थल से बंध बना सकता है। यानी कि इस प्रकार को सिद्धांत के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि मान लीजिए कोई भी एक लॉक है तो उस लॉक को उसी चाबी से खोला जा सकता है। तो वैसे वैसे विशेष प्रकार के एंजाइमों द्वारा ही क्रियाधार के स्थल से जोड़ा जा सकता है और उनके मध्य बंध बन सकते हैं। और इस प्रकार एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होने वाले जो अभिक्रिया में विशेष प्रकार के क्रियाधार ही विशेष एंजाइम के सक्रिय स्थल पर जोड़ सकते हैं। इसका एक डायग्राम बना के आपको समझ, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक चाबी है, ठीक है, नॉर्मल सी की बात करते हैं।
ये की है और इसका ये लॉक है, ठीक है, ये लॉक है, ये प्रकार से इस प्रकार लॉक की संरचना होती है, ये इसका लॉक है, ठीक है। अब ये क्या है, लॉक है। वैसे वैसे एंजाइम में भी यही कार्य करते हैं, कैसे कि ये लॉक, ये चाबी इसके अंदर, विशेष प्रकार के ताले के लिए चाबी है, जिससे क्या होगा कि ताला खुल जाएगा। लॉक खुल गया। तो इसी प्रकार अभिक्रिया में भी उत्प्रेरक भी विशेष प्रकार के क्रियाधारों के सक्रिय स्थल से ही जुड़ सकते हैं, उसी प्रकार के एंजाइम को नियंत्रण कर सकते हैं। उसके लिए भी एक विशेष प्रकार का संगठन या बंध पाया जाता है। इस सिद्धांत को किसने दिया था? तो ये सिद्धांत एमिल फिशर द्वारा दिया गया था। किसने दिया था? एमिल फिशर ने दिया था। एमिल फिशर ने इस सिद्धांत को दिया था। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है कि इस सिद्धांत इसके अनुसार एक ताला उसी चाबी से खोला जा सकता है। ठीक उसी प्रकार एक विशेष प्रकार के क्रियाधार को, एक विशेष प्रकार का क्रियाधार ही एंजाइम की विशेष सक्रिय स्थल से बंद बना सकता है। इस प्रकार एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होने वाली अभिक्रिया में विशेष प्रकार के क्रियाधार ही विशेष एंजाइम की सक्रिय स्थल पर जुड़ सकते हैं। दूसरा आपने प्रेरित आसंजन सिद्धांत। दूसरा कौन सा है? प्रेरित आसंजन सिद्धांत। प्रेरित आसंजन सिद्धांत। प्रेरित आसंजन सिद्धांत क्या है कि इसमें यही है कि इन्होंने कहा था कि जो क्रियाधारकों की और एंजाइम की होती है वो सतह दृढ़ नहीं होती है। ठीक है, मुख्य रूप से हम कहने का मतलब है कि ये सिद्धांत कोसलेंट ने दिया था और उन्होंने ये कहा था कि एंजाइम में पाए जाने वाले जो सक्रिय स्थल दृढ़ नहीं होते, वो हमेशा हमेशा फिक्स्ड नहीं होते। ये सक्रिय स्थल प्रारंभ में क्रियाधार के अणु की संरचना के पूरक नहीं होते, पूरक अणु से विपरीत नहीं होते हैं, लेकिन क्रियाधार जैसे ही एंजाइमों के संपर्क में आते हैं वैसे ही सक्रिय स्थल उसके अनुपूरक हो जाते हैं। ठीक है, पहले नहीं होते, बाद में बनते हैं। मान लीजिए ये एंजाइम है और ये क्रियाधार है, पहले इसके पूरक नहीं है, जैसे इसके संपर्क में आएंगे फिर इसके पूरक या अनुपूरक बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के सिद्धांत को प्रेरित आसंजन सिद्धांत कहते हैं। इसमें समझने का प्रयास करते हैं। देखो मान लीजिए ये कोई एंजाइम, ये क्या है? एंजाइम। ये मुख्य प्रकार का कोई एंजाइम है, ये इसका सक्रिय स्थल है। क्या है इसका? सक्रिय स्थल। और ये कोई प्रकार का एक क्रियाधार है। क्या है? क्रियाधार है। ठीक है, सक्रिय स्थल क्रियाधार। अब क्या होता है, हमने बात की थी कि ये लीजिए ये एंजाइम था, अब ये क्रियाधार इसके अंदर आ जाता है, क्रियाधार इसके अंदर आ जाता है, ये एंजाइम क्रियाधार। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? एंजाइम क्रियाधार समवर्ती सक्रिय। क्या कहलाती है? एंजाइम क्रियाधार समवर्ती सक्रिय सम्मिश्रण कहलाता है। और आयोजन पर रिजल्ट के तौर पर क्या मिलता है कि भाई एंजाइम में जो टूट जाता है, विघटित हो जाता है, इस प्रकार की संरचना बनती है। ये एंजाइम है और ये क्रियाधार है जो आगे चलकर टूट जाता है। ठीक है, इस प्रकार की संरचना बनती है। चलिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसके अनुसार क्या होता है कि एंजाइम संपर्क में आता है और सक्रिय स्थल के अनुपूरक हो जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि एंजाइम है वह एंजाइम में उपस्थित सक्रिय स्थल क्रियाकारों द्वारा प्रेरित होकर, एंजाइम में उपस्थित सक्रिय स्थल क्रियाधारों द्वारा प्रेरित होकर अनुपूरक बनते हैं। इस कारण यह सिद्धांत प्रेरित आसंजन सिद्धांत कहलाता है। क्योंकि प्रेरणा लेते हैं उससे सरल भाषा में कहें तो अपने को यह पता होना चाहिए कि एंजाइम का क्रिया स्थल तालाचाबी सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित विचार से निश्चित या दृढ़ नहीं होकर परिवर्तनशील होता है। यहाँ पर फिक्स्ड है लेकिन यहाँ पर परिवर्तनशील होता है। क्रियाधार का जब संपर्क में आते हैं तो इसमें संयोजित करने के लिए क्या होती है कि संरचना में मामूली परिवर्तन हो जाता है, जिसमें क्या होता है एंजाइम के अंदर कॉम्प्लेक्स बनकर एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या था, ये मुख्य रूप से हम बात कर रहे थे एंजाइम क्रियाधार जटिल संकुल का बनना। दूसरा हम बात करेंगे एंजाइम क्रिया की विधि, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्रिय ऊर्जा में कमी करना। सक्रिय ऊर्जा में कमी करके किस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि पहले के अंदर हमने बात की थी क्रियाधार और एंजाइम के बीच में बंध बनाने की सक्रिय स्थल द्वारा। अब दूसरी है कि सक्रिय एनर्जी
जो होती है उसके अंदर अपने को उसके अंदर कमी किस प्रकार करनी है उसके बारे में देखना है। अपना दूसरा जो भाग था वो था सक्रियण ऊर्जा में कमी करना, यानी कि लोअरिंग इन एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी में कमी करने का मतलब क्या है, कैसे कि अपने को क्या करना है, लोअरिंग इन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, लोअरिंग इन एक्टिवेशन एनर्जी मतलब कि हमें पता है कि सभी प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उन अभिक्रियाओं में ऊर्जा मुक्त होती है। यह अपने को पता है कि कोई भी प्रकार की रिएक्शन रहेगी उस रिएक्शन के अंदर एनर्जी मुक्त रहेगी, एनर्जी निकलती है, एनर्जी मुक्त होती है। लेकिन इन अभिक्रियाओं का आरंभ करने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये जो रिएक्शंस है, इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई प्रकार की एनर्जी अपने को चाहिए होती है। इस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन, यानी कि सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा यानी कि सभी प्रकार की अभिक्रियाओं में ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन किसी भी प्रकार की एक अभिक्रिया को शुरू करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अभिक्रिया आरंभ करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। लेकिन एंजाइमों में यह विशेषता होती है कि एंजाइम क्या करते हैं कि ये क्रियाधार के अणुओं के सक्रिय के लिए आवश्यक ऊर्जा को कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्रियाधार के सक्रिय ऊर्जा के आवश्यक अणुओं को कम कर देते हैं। अतः एंजाइम की जो उपस्थिति में, एंजाइम की जब प्रेजेंस होगी तो उसके अंदर क्या होगा, एंजाइम की उपस्थिति में क्रियाकारक कम सक्रिय ऊर्जा पर ही क्रियाधारकों में परिवर्तित हो जाएंगे, क्रियाफलों में परिवर्तित हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि यह क्या है, क्रियाधार की दर है, क्रियाधार की दर है, और यह क्या है, मुख्य रूप से बात करें सक्रिय ऊर्जा है। क्या है, सक्रिय ऊर्जा है। मुख्य रूप से क्या होता है, जैसे जैसे संक्रमण अवस्था बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, क्रियाधार के अंदर उत्पाद में कमी होती जाएगी, क्योंकि ऊर्जा में हम कमी कर रहे हैं। इस प्रकार में जैसे संक्रमण ऊर्जा बढ़ेगी, संक्रमण ऊर्जा, वैसे वैसे क्रियाधार के उत्पाद में कमी होती जाएगी, ऊर्जा में कमी होती जाएगी, जिससे बढ़ेगा एंजाइम मुक्त होते रहेंगे और बार बार क्रियाओं का निर्माण होता रहेगा। इस प्रकार ये था अपनी सक्रिय ऊर्जा में कमी करना। इसके बाद अपने कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक बढ़ते हैं, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, क्या होते हैं क्या नहीं होते। इस चैप्टर का अंतिम पड़ाव आ गया है कि अब एंजाइमों का नामकरण, एंजाइमों का नामकरण क्या होता है देखना। एंजाइम का नामकरण पता है कि नामकरण पद्धति क्या होती है, एंजाइम नामकरण पद्धति। एंजाइमों के नामकरण पद्धति। अब एंजाइमों का नाम किसके प्रकार से हो सकता है, आधारी पदार्थ या किसी के, कोई ना कोई रीजन रहेगा एंजाइमों के नामकरण पद्धति देने का। तो एंजाइमों के नामकरण की पद्धति दो होती है, एक तो होती है क्रियाधार के आधार पर, क्या होती है, क्रियाधार के आधार पर, और दूसरी क्या हो सकती है कि दूसरी हो जाएगी रासायनिक क्रिया के आधार पर, रासायनिक क्रिया के आधार पर। अब क्रियाधार के आधार पर किस प्रकार है कि किसी भी एंजाइम का नामकरण उसे क्रियाधार के नाम के अंत में देने पर, लगाने पर, जैसे कि क्रियाधार जैसे लाइपेज एंजाइम्स हैं, माल्टेज एंजाइम है, एज लगा देने पर क्रियाधार के आधार पर माल्टेज, लाइपेज ऐसे एंजाइम है। मुख्य रूप से बात करें तो सुक्रेज। दूसरे क्या होते हैं, रासायनिक क्रिया के आधार पर। यह पद्धति अधिक लोकप्रिय और व्यवहारशील होती है। इस पद्धति में एंजाइमों का नाम उत्प्रेरक के आधार पर रखा जाता है, जैसे हाइड्रोजलेज है, ऑक्सीडेज है, हाइड्रोलेज, ऑक्सीडेज, इस प्रकार के नामकरण की पद्धति होती है। चलिए इसकी थ्योरेटिकल चीजें देखते हैं। अगला है अपना एंजाइमों का वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं। देखो एंजाइमों का वर्गीकरण का एक जीव रासायनिक संघ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री IUB के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है
कि ओरल फॉर्मल रिएक्शन इक्वेशन के उपयोग से सिफारिश की गई थी इसके बारे में। और जैसे कि एंजाइमों की संख्या 6 निम्न वर्गों में बांटा गया है एंजाइमों को। 6 कौन कौन से? ऑक्सीडोरेटेज, मुख्य रूप से ट्रांसफेरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइजेजेस, आइसोमेरेजेस और लाइगेजेस। इस प्रकार के एंजाइमों को 6 मुख्य वर्गों में बांटा गया। इन वर्गों के अंतर्गत अनेक प्रकार के एंजाइमों को रखा गया है। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं कुछ प्रकार के अपने कौन कौन से टॉपिक है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, एंजाइम मुख्य रूप से अकार्बनिक उत्प्रेरकों से भिन्न है। पहले का आंसर क्या रहेगा? पहले का आंसर रहेगा अपने प्रोटीन प्रकृति से मुख्य प्रकार से भिन्न है। बाकी उच्च विषमता, तापक्रमात्मक अभिक्रिया में स्वयं काम करते इस प्रकार मुख्य प्रकार से भिन्न। दूसरा, एंजाइम का अप्रोटीन भाग क्या कहलाता है? अब देखो ये हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर भी क्लियर किया था कि एंजाइम का जो अप्रोटीन भाग होता है वो प्रोस्थेटिक समूह कहलाता है। अप्रोटीन युक्त भाग कौन सा कहलाता है? प्रोस्थेटिक समूह कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा कथन सही नहीं है। सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं और अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर देख सकते हो मुख्य रूप से कि अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये सही नहीं है। सर्वप्रथम किस एंजाइम की खोज की गई थी? सर्वप्रथम अपनी जो है लाइमेज एंजाइम की खोज की गई थी। पांचवा क्वेश्चन है, एंजाइम सक्रियता प्रभावित होती है किससे? पीएच से, क्रियाधार की सांद्रता से, तापमान से, उपरोक्त सभी से। तो उपरोक्त सभी प्रकार से होती है एंजाइम की सक्रियता क्या होती है? प्रभावित होती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, देखो अप्रतिस्पर्धी निरोधक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो सक्रिय स्तर पर संकलन हो, सक्रिय स्तर से नष्ट कर देते हैं, रचनात्मक संगठन को में परिवर्तित करते, गुणों में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो मुख्य प्रकार से छठे में हो जाएगा रचनात्मक संगठन में परिवर्तन करने वाले क्या कहलाते हैं? अप्रतिस्पर्धी निरोधक पदार्थ कहलाते हैं। सातवां है, किस एंजाइम का सबसे पहले क्रिस्टलीकरण किया गया था? किस एंजाइम का सबसे पहले क्रिस्टलीकरण किया गया था? तो आप सभी को पता है कि एमाइलेज एंजाइम का सबसे पहले क्रिस्टलीकरण किया गया था। ये क्वेश्चन थे। अब देखते हैं छोटे क्वेश्चन। ताला चाबी सिद्धांत हमने किया है। एंजाइम का प्रोटीन और अप्रोटीन भाग के बारे में हमने पढ़ा है। एक प्रोटीन रहित एंजाइम का भी बात की थी हमने। कौन सा? आरएनए वाला एंजाइम। कौन सा वाला एंजाइम? आरएनए से मिलकर बनने वाला एंजाइम जो प्रोटीन रहित एंजाइम है। नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर इसके बारे में बात की थी। प्रोस्थेटिक समूह के बारे में बात की, को एंजाइम के बारे में, प्रतिस्पंदी स्पंदन, इस सारे प्रकार के क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कर दिया है। तो चलिए क्लास 12 का आज हमने चैप्टर नंबर 9 वो भी 2 पार्ट के अंदर कंप्लीट कर लिया है और उसमें बहुत डिटेल से हमने पढ़ा है। वैसे थ्योरेटिकल टॉपिक है, कुछ नहीं, आसानी से समझ में आ जाएगा। आपके बुक के अंतर्गत आए गए सारे क्वेश्चनों को भी हमने अभी देखा है, सभी को अपने आसानी से इस दोनों पार्टों के अंदर हमने कवर किया है, सॉल्व हो जाएंगे। और आने वाले पार्ट के अंदर हम और इस जीव विज्ञान के सेशन को आगे लेकर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।